10,000 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है 3 वर्षों में, 10,000 से अधिक। जो मुख्यमंत्री ये शब्द खुले मंचों से कहता हो कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ रह ही नहीं सकता है, उस मुख्यमंत्री से आप हिंदू मुस्लिम एकता की उम्मीद करते हैं? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ एक बार फिर आज हाफिज़ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं और आज बात की जाएगी उत्तर प्रदेश में जो एक अपराध का वर्चस्व रहा है उस पर बात की जाएगी। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर हो बीजेपी, हर पार्टी के अंदर अपराध का एक अपना वर्चस्व रहा है और उसी वर्चस्व की कहानी विकास दुबे ने लिखी थी, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुछ दिनों पहले ख़त्म कर दी। तो इन सारे चीज़ों पे सिलसिलेवार ढंग से बातचीत की जाएगी और बात की जाएगी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्राह्मणवाद की लहर दौड़ी है और उन लोग का ये कहना है कि योगी सरकार के अंदर ब्राह्मणों के साथ अनदेखी किया जा रहा है और ब्राह्मणों को चुन चुन कर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो एक ठाकुर गुटबंदी की बात की जा रही है, ठाकुरों को संरक्षण देने की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें जो जातिवाद एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ से तो आप सब लोग बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं होंगे कि जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता जो एक उत्तर प्रदेश में कभी सपा और बसपा के समय में देखी जाती थी, हिंदू और मुस्लिम की एकजहती देखी जाती थी, भले उस समय जातिवाद था लेकिन धर्मनिरपेक्षता कहीं ना कहीं उस समय पे विद्यमान थी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है धर्मनिरपेक्षता। तो इन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। गुलाम सरवर जी, अब आप बताइए, एक तरह से पहले योगी सरकार आती है, धर्मनिरपेक्षता पे उसका पहला वार होता है, पहले उसे वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है, हिंदू को मुस्लिम का दुश्मन, मुस्लिम को हिंदू का दुश्मन उसे बना देती है। फिर उसके बाद वो आती है जातिवाद पर, ब्राह्मण को ठाकुरों का दुश्मन, ठाकुरों को ब्राह्मण का दुश्मन, दलितों का ब्राह्मणों से दुश्मन। ये पूरा जो एक पॉलिटिकल नरेटिव क्रिएट करने की काम कर रही है बीजेपी सरकार, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या आकलन लगा सकते हैं इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने पहला प्रश्न किया कि योगी सरकार के आने के बाद, तो इसमें बहुत दम नहीं है। कोशिशें बहुत दिनों से चल रही थी कि कोशिश जो थी ये संघी और बीजेपी द्वारा, लोगों के ही द्वारा थी, धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने की माइंडसेट किया जा रहा था। लेकिन देखिए, ये इतिहास का एक अटूट अंग है कि कोई भी जातिवादी सोच या धर्मवादी सोच के लोग यदि सत्ता पर आ जाएंगे तो वो फिर मुखर हो जाएंगे, चूँकि जिस सोच को आगे बढ़ाने की मेहनत वो सदियों से कर रहे हैं, उन्हें सत्ता यदि मिल जाए तो उनको पूरा मौका फिर मिल जाता है। तो चूँकि ये मेहनत बहुत दिनों से संघ के द्वारा किया जा रहा था कि पोलराइज किया जाए इसको धर्म के नाम। देखिए, उनके कई योगी जी के स्वयं आप उस स्पीच को निकालेंगे और आवश्यकता पड़े तो आप उसको इसमें चलाएंगे। योगी जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा है सार्वजनिक जगहों पर कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ रह ही नहीं सकता। ये उनके शब्द हैं। जो मुख्यमंत्री ये शब्द खुले मंचों से कहता हो कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ रह ही नहीं सकता है, उस मुख्यमंत्री से आप हिंदू मुस्लिम एकता की उम्मीद करते हैं? ये उम्मीद ही बेकार है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि एकता, भाईचारा, अखंडता बनी रहे तो आपको ऐसे विचारधारा के शासकों को बदलना होगा और उस विचारधारा के शासकों को लाना होगा जो इंटरनल, चाहे वो कुछ भी सोचता हो, लेकिन सार्वजनिक मंचों से, सार्वजनिक जगहों से, टीवियों से, मीडिया से कभी इस तरह की बातें न करता हो। भारत वो देश है जहां पूर्ण रूप से सभी को स्वतंत्र कर दिया गया है। मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए, मत जाइए, नास्तिक रहिए, जो मन में आए कीजिए, संत कबीर को मानिए, गुरु नानक को मानिए, समझिए ना, किसी भी को भी गुरु मानिए। आपकी आस्था कहाँ है? आप किसको मान रहे हैं? आप नमाज पढ़ रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं? कहीं किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं। और भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही खूबसूरती है कि इसके जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें यही बातें बताई गई हैं कि आप स्वतंत्र हैं एकदम।
आप धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, पंथ चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, शादी विवाह के लिए स्वतंत्र ये हैं, तो बात पढ़ने हो गई। लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। ये तो- लेकिन आज केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है साहब, इसको समझिए। केवल हिंदू मुस्लिम में दूरी नहीं बनाई जा रही है, बल्कि कास्टों को भी अलग अलग किया जा रहा है। वही चीज मैं शुरू में- बस में उनको अलग अलग किया जा रहा है, किसी को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमारे यहाँ मामला है कि नहीं, एक समाज शब्द है। समाज एक जाति का समूह नहीं है, बिल्कुल। जाति के समूह को हम समाज नहीं मानते। समाज का मतलब सबका समूह, सब उसमें समा जाए तो समाज बनता। आज वो सामाजिक व्यवस्था जो भारत की है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जानबूझकर उस सामाजिक व्यवस्था को, एक तरफ जो है आप देखिए कि डेमोक्रेसी का जो सेटअप है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था को तो तार तार कर ही रहे हैं ये। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है, यानी अगर नियम अदालत में नहीं भी है तो समाज का भी कुछ नियम है। आप देखते होंगे कि अगर अदालत नहीं कोई जाता है, छोटे मोटे मामले होते तो समाज में जाता है, बड़े बुजुर्गों से कहता है कि हुजूर फला हो गया, गांव में जो प्रतिष्ठित लोग हैं और वो बैठते हैं, उसका निराकरण करते हैं, हल निकालते हैं। आज उस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। ये तो हो गई बात एक तरह से सांप्रदायिकता की, कि इसे जिस तरह से बांटा जा रहा है। लेकिन जब जो विकास दुबे का भी केस सामने आया, इसके बाद जो लगातार प्रश्न उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं एक तरह से साइड किया जा रहा है और उनके ऊपर जानबूझकर अटैक किया जा रहा है, चाहे वो एनकाउंटर की तरह से हो। मैं कोई विकास दुबे का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो लेकिन बातें मीडिया में निकल के सामने आई और पिछले 2-4 जो घटना हैं उससे निकल के बातें आती हैं, चाहे अंकित तिवारी की बात हो, एक फेक एनकाउंटर में उसको मार दिया गया, बिल्कुल कसूरवार नहीं था, कोई कसूर नहीं था। अखिलेश तिवारी की कमलेश तिवारी की बात हो, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे निकल के आ रहे हैं। अंकित तिवारी, तो ये सब जो उदाहरण है, प्रयागराज में जो घटना घटी, दिन के उजाले में बड़ी घटना घटी। लेकिन शिवम जी, आप भी ब्राह्मण हैं, तो मैं एक बात कहूँगा, धार्मिक बात और मार्मिक बात है ये। जब आप पेड़ बबूल का लगाएंगे तो आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण वो जातीय समूह है जो बहुत ही शिक्षित इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप है ये, और आज नहीं है, ये 100 साल पहले भी जब आम लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो ब्राह्मणों में ज्ञान था, और ये भी कहा जाता कि ज्ञान का अधिकार ही नहीं था। तो मैं उस पर अभी बहस नहीं कर रहा हूँ, मगर ज्ञान था। क्षत्रिय को ब्राह्मणों ने आगे बढ़ाया, ब्राह्मणों ने इनको सत्ता की ओर बढ़ाया, इनको समाज में वर्चस्व की ओर बढ़ाया। आज अंजाम सामने आ रहा है। आपको समाज के उस पिछले पायदान पर खड़े लोगों को भी गले लगाना चाहिए था, जो लोग हाशिए पर हैं समाज में, जिन्हें आप माने आदिवासी कहते हैं, दलित कहते हैं, आपने उन पर तवज्जो नहीं दिया। ये ब्राह्मण समाज से मैं प्रश्न कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। आज जो स्थिति बन रही है, ब्राह्मण पूरे समाज को ये मैसेज है। मैं आप चूंकि सामने मेरे हैं इसलिए मैंने कह दिया, ये पूरे समाज को कर। आपने उन दलितों का क्या अपराध है, उनको समाज में आपने बराबर का अवसर क्यों नहीं प्रदान किया? मानवीय पहलू भी था और धार्मिक कर्तव्य भी था आपका, आपको उनको भी अवसर देना चाहिए था। आपने एक व्यक्ति, एक समूह को अवसर दिया, उस समूह ने अब आप पर ही हमला शुरू कर दिया। आज भी समय है कि वो लोग जो शिक्षित हैं, विद्वान हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं समाज को, आज भी ब्राह्मण ही दिशा निर्देश देते हैं, वो आज भी न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाने में अगर पहल करेंगे। ब्राह्मण वो समूह है कि यदि वो चाह लेगा तो सत्ता ही नहीं, पूरी व्यवस्था बदल सकती है। सत्ता ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था भी बदल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक भारत के ब्राह्मणों ने की है, जिसका खमियाजा अब सामने आने लगा है। आपको पता है, अपुष्ट आंकड़ा बता रहा हूं, अपुष्ट 10,000 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है 3 वर्षों में। 10,000 से अधिक, ये अपुष्ट आंकड़ा, ये आंकड़ा निकालिए आप सर्वे कीजिए। मैं कहता हूं कि 99% सर्वे ओके और सत्य आएगा। दिन दहाड़े मारा जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, थाने में नहीं पूछा जा रहा, अदालत में नहीं पूछा जा रहा, समाज में नहीं पूछा जा रहा, राजनीति में नहीं पूछा जा रहा। कौन आपको पूछ रहा राजनीति में? आप कहां हैं?
आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है? मैं ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ जरा प्लेटफॉर्म कौन सा है। एक जमाना था बिहार में जगन्नाथ मिश्र, भागवत झा आजाद, बिंदेशी दुबे, ले ब्राह्मण मुख्यमंत्री, दे ब्राह्मण मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, फला मंत्री और सारे बड़े बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे। आज कहां नजर आ रहे हैं? 25 साल 30 साल हो गए, बिहार में ब्राह्मण तरस गया मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनने को, साहब तरस गया। उत्तर प्रदेश में 25 साल 30 साल हो गए, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने को तरस रहा। क्यों? आपने मंथन क्यों नहीं किया? आपने चिंतन क्यों नहीं किया? आपको अब अवसर मिला है, मंथन कीजिए। आप कहां चूक आपसे हुई, और आपके चूक की कीमत केवल आप नहीं चुका रहे, दलित ने भी चुकाया है, मुसलमानों ने भी चुकाया। ध्रुवीकरण जो हुआ देश में, धार्मिक ध्रुवीकरण, तो उसका खमियाजा माइनॉरिटी को भुगतना पड़ा। क्या ये सवाल इस समय पे उठाना लाजमी होगा कि नहीं होगा कि जैसे बिना विकास दुबे जो इसका एनकाउंटर किया गया, इसके बाद अब जो सवाल उठ रहा है ब्राह्मण समाजों द्वारा, कुछ बहुत सारे फेसबुक पे पोस्ट, ऐसी बहुत सारी मैं 2-4 दिन से पोस्ट देख रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकार अब ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक तरह से जा रही है, ब्राह्मणों को साइड करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस पे मंथन पहले किया जाना चाहिए था? अब जो मैं अब भी कह रहा हूं, अब जो किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और ये जो भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल समूह है, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। तो सोशल मीडिया पर जो ब्राह्मण के युवा, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो उनकी आंतरिक सोच है। अच्छा, क्या आप उनको इंटेलेक्चुअल मान रहे हैं? जो लोग ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं उनको भी इंटेलेक्चुअल मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से बहके हुए तबके हुए युवा हैं जो कि इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश? देखिए, सारे युवाओं को आप बहका हुआ कह के नकार भी नहीं सकते हैं। युवाओं में भी एक अच्छी सोच के का समूह है जो अच्छी सोच रखता है। मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ उसको समझिए। पहले बात कहाँ से बिगड़ रही है? चैलेंजेस, सत्ता में क्या होता है, पूरा इतिहास उठाकर देखिए। भविष्य के चैलेंजों को शासक वर्ग हमेशा पीछे ढकेलते हैं कि ये भविष्य में, आप राजनीति में देख रहे हैं, जो उभरता सितारा होगा। ललित नारायण मिश्र बिहार के एक बहुत बड़े नेता थे। लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता हूं, लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या करा दी। लोग यहां तक कहते हैं कि संजय गांधी की माने मृत्यु में भी कहीं ना कहीं माने चुनौती। तो भविष्य की चुनौतियों पर विराम लगाने का इतिहास रहा है। आप एक बात बताइए, SC ST जिसको आप दलित कहते हैं, वो चुनौती बन ही नहीं पा रहे, उनकी तो कमर तोड़ चुके। मुसलमान की तो कमर तोड़ चुके। यादव को अभी एक लाइन से नंबर लगा के किनारे कर रहे हैं, बार बार धमका देते हैं, ED CD BD लगा दूंगा, CBI लगा दूंगा। एक यादव को, जिसको यादवों का शेर कहते थे, रांची में बंद किए हुए हैं, जेल में, पिंजरे में। तो इनके लिए अब चुनौती कौन है, ये बताइए? चुनौती भविष्य में इनके लिए है तो प्रियंका गांधी या फिर ब्राह्मणों का एक समूह। बात समझिए, एकदम खुली खुली राजनीति। मैं किसी दल का तो हूं नहीं, मुझे बोलने में कोई संकोच भी नहीं लगता। तो इनका जो भविष्य में इनको चुनौती नजर आ रहा, वो ब्राह्मण नजर आ रहा, इनको दलित नजर नहीं आ रहा। इनको हालांकि आबादी और जनसंख्या देखेंगे तो दलित, मुस्लिम, OBC का गोलबंदी अगर होता है तो सब साफ हो जाएंगे। उसको तो ध्रुवीकरण के अलग अलग कर, इसीलिए वहां तो हिंदू धर्म ला के बीच में खड़ा कर दिया गया। दलित है नहीं तू हिंदू है, OBC है नहीं तू हिंदू, सब उधर चल, ये मियाँ है चल इधर चल। तो ये तो खत्म हो गया खेल। अब इनको चुनौती लगा के, ब्राह्मण को तो हम मूर्ख बना नहीं सकते हैं, इनको तो पाठ पढ़ा नहीं सकते हैं, ये तो स्वयं पढ़ाने वालों में से है, स्वयं बनाने वालों में से है। तो ऐसे चुनौती से कैसे निपटा जाए? आप देखें, आप बड़ा दिलचस्प घटना है साहब कि विकास दुबे ब्राह्मण, विकास दुबे जिस पुलिस वालों की हत्या कर रहा है वो ब्राह्मण, विकास दुबे के सहयोग का आरोप जिस पुलिस पदाधिकारी पर लग रहा वो ब्राह्मण। उसके पहले भी जो उसने हत्याएं की थी, चाहे मंत्री की, चाहे शुक्ला, मैं वहां आ रहा हूं, जिस मंत्री के हत्या का आरोप विकास दुबे पर है, शुक्ला जी का थाने में हत्या। अरे बाप रे बाप, राज्य का मंत्री और थाने में हत्या, ये इसको समझ नहीं। तो कश्मीर फेल है कि मंत्री रहते हुए थाने में उसकी हत्या हो रही है, कोई गवाह नहीं दिया। किसका खेल है भाई? इस खेल को अगर नहीं समझिएगा तो कैसे समझ में आएगी बात? तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है। उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मंत्री थे उन्हीं की सरकार थी, राजनाथ सिंह खुद वहां के मुख्यमंत्री। फिर वहीं आप आ गए लौट के, तब राजनाथ जी थे, आज आदित्यनाथ जी हैं। बात समझ में, इतना डिटेल तो जनता तो समझ रही है धीरे धीरे, लेकिन पॉइंट नहीं समझ रही है। जब राजनाथ जी थे तो शुक्ला जी मंत्री और थाने में हत्या, और हत्या का आरोप भी ब्राह्मण पे लग गया। दोनों लोहा लोहे को
काट दिया, हो गया आपका काम तमाम। अब फिर आदित्यनाथ जी आए तो फिर वही लोहा लोहे को फिर काट दिया। फिर इधर भी गए ब्राह्मण, इधर भी गए ब्राह्मण, जेल गए ब्राह्मण, मरे ब्राह्मण, फंसे ब्राह्मण, लुटे ब्राह्मण, पिटे ब्राह्मण। तो ये तो इतनी अच्छी पॉलिसी है कि भविष्य की सारी चुनौती समाप्त हो जाएगी और आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के नाव पर सवार होकर पूरे समुद्र में यात्रा करते रहेंगे। एक छत्र राज होगा, कहीं कोई चुनौती नहीं होगी। बेचारा मुसलमान, इस डेमोक्रेसी में उसका कहीं कोई भूमिका इन लोगों ने रहने ही नहीं दिया। हम तो कहीं कुछ बोलने लायक नहीं बचे साहब। अब बचे थे थोड़े मोरे दलित, तो उनको भी कहीं एनएसए कहीं रासुका लगा लगा के अंदर कर दिया। को मोच घुमाता रहे लाख चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर के अंदर से सारी ताकत तो सरकार ने निकाल ली है। आज भी चंद्रशेखर के अंदर ये दम नहीं बचा है कि वो बड़े मूवमेंट को लेकर सड़क पर उतर सके। ये समझिए, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अंदर से सब में लगा हुआ ब्रेक, सबके अंदर डर है, भय है, खौफ है। डॉक्टर कपिल जैसा निर्दोष बेचारे का कोई सुनने को तैयार नहीं, सफूरा को उठाकर अंदर कर दिया। मीरान हैदर राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष जेल की हवा खा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हवा नहीं अब क्या क्या खा रहे हैं, वहां पड़े हुए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का। मायावती डर से बेचारी चुपकी हुई है, भाजपा की प्रवक्ता की तरह काम कर रही है लगातार। आप तो सपोर्ट में भी बोलना प्रवक्ता डर से किस टाइम अंदर चले जाएंगे। मुलायम सिंह बेचारे लटकाए हुए कब लुढ़क जाएंगे पता नहीं, अब तो बोलने लायक भी नहीं रहे। लेकिन जब बोलने लायक भी थे तो मोदी जी की तारीफ करते हुए आपने सुन ही लिया सदन में। यानी सब लोग बिल्कुल भयभीत हैं, बिल्कुल भयभीत हैं। पीछे सबके पीछे ABCD IB ED CD जितना है A से लेके Z तक सारी एजेंसी को उसके पीछे धक्का मार दिया है। बिल्कुल कठपुतली का नाच जो नहीं वो ऐसे ऐसे करके चलाते थे वो पूरे भारत में चल रहा है। तो अब इसको ब्राह्मणों को समझना होगा। बड़ी जिम्मेदारी ब्राह्मणों पर इसलिए है कि ब्राह्मण वो तबका शुरू से रहा है जिसने समाज को दिशा निर्देश दिया है, और इसके दिशा निर्देश पर अकबर जैसा महान शासक चला करता था। आप बीरबल का नाम आपने सुना होगा, तो बीरबल ब्राह्मण थे। अगर आपको नहीं पता तो आप इतिहास निकालिए। तो आप समझिए कि अकबर जैसा महान शासक भी लड़वाता था, मान सिंह युद्ध लड़ते थे, मगर दिशा निर्देश देने वाले बीरबल होते थे। यही योगी जी को खल गया कि नहीं, अब दिशा निर्देश देने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होगा, अब सब कुछ हम फैसला करेंगे, इसलिए इस चुनौती को समाप्त करो। और ये यके बाद दीकरे, मैं मुसलमान होकर बोलता हूँ, टोपी और दाढ़ी भी है मेरे साथ, तो और मसला है। तो हो सकता है व्यूवर कहेंगे कि ये आग लगाने का काम कर रहा, लेकिन मैंने सदैव न कभी कांग्रेस देखा, न कभी भाजपा देखा, न कभी सपा देखा, न बसपा देखा। हमने कहा नहीं, जो सच है ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है कि सत्य को सत्य बोलिए और लोगों को भी कहिए कि बोलो। सत्य बोलने से भी डरने लगोगे तो फिर दुनिया का क्या होगा अंजाम? फिर दुनिया टिकेगी, मिटा दी जाएगी। अभी कोरोना आया, अरे बहुत कुछ आ जाएगा। जब तुम सच बोलने से डरने लगोगे तो ऊपर वाले का अजाब आने लगेगा। इसलिए मैं ये कभी चिंता नहीं करता हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब क्या कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा, और जो सच है वो कहूँगा, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बेबाक अंदाज आप सब लोग यहाँ पे गुलाम सरवर जी का देखे होंगे कि इनका जो सीधा सीधा कहना है, इस चीज़ को समझने वाली बात है और तथ्यात्मक बात है कि ब्राह्मणों की इस समय काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि देश को कैसे आगे ले जाना है, किस तरह के विचार समाज में होने चाहिए। इस समय उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई विकास दुबे के पक्ष में ना तो बात की जा रही है, ना तो उसको कोई सपोर्ट करने की बात की गई है। लेकिन जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, उन सवाल को उठाना हम लोगों का काम है और उस सवाल को हम लोग उठाते रहेंगे लगातार। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।